आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नायक और खलनायक, विद्वान और महारथी, कला के ऐसे सितारे जो अब भी आसमान में चमकते हैं, और ऐसी हस्तियां जो इतिहास में अमर है। उजले व्यक्तित्व के धनी भी और स्याह पहलुओं के लोग भी। ये वो लोग जो मशहूर हैं। ये है नामी गिरामी। अप्रैल 1945 की तारीख। रात खत्म होने की तरफ थी, लेकिन अभी सुबह नहीं हुई थी। घड़ी में 3 बज रहे थे। एक पीले रंग का ट्रक इटली के मिलान शहर के मशहूर चौराहे पियाज़ाले लोरेटो पर आकर रुका। इस चौराहे ने पहले भी कई बार इतिहास बनते देखा था, और आज भी यहां कुछ ऐसा ही नाटक खेला जाना था। उस ट्रक से एक शख्स, उसकी प्रेमिका समेत और भी कई लोगों की लाशें नीचे फेंकी गई। ये बहुत बड़ी खबर थी, इतनी कि छपते अखबार रोककर दोबारा से स्पेशल एडिशन छापे गए, और सुबह के 8 बजते बजते इन्हीं के जरिए पूरे शहर में खबर फैल गई कि डुचे मारा गया है और लोरेटो चौराहे पर उसका शव पड़ा है। ये वही जगह थी जहां 8 महीने पहले डुचे ने अपने 15 दुश्मनों को गोली से उड़वा दिया था। खबर मिलते ही हजारों की भीड़ वहां जमा हो गई। उस मर चुके शख्स ने इतने घिनौने और बेरहम कृत्य किए थे कि लोगों को उसका एक बार का मरना कम लग रहा था। भीड़ को चीरते हुए एक महिला निकल कर आती है और उसके निर्जीव शरीर पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा देती है। एक और महिला आती है और सब लोगों के सामने बैठकर लाश के चेहरे पर पेशाब कर देती है और कहती है, अब 2 भाषण इस मुंह से। महज 1 दशक पहले करोड़ों इटालियंस का नायक बनकर उभरे जिस शख्स की लाश आज सड़क पर दुर्दशा झेल रही थी, उसका नाम था बेनिटो मुसोलिनी, इटली का प्रधानमंत्री, तानाशाह और फाशिज्म का जनक। नमस्कार, आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। मैं हूं कुलदीप मिश्र। नामी गिरामी में आज कहानी दुर्दांत तानाशाह, हिटलर के प्रेरणा स्रोत बेनिटो मुसोलिनी की। मुसोलिनी के पिता लोहे का काम करते थे और पार्ट टाइम सोशलिस्ट पत्रकार भी थे। भीड़ से भरे 2 कमरों के बीच करीबी में वो बड़ा हुआ। आक्रामक, उद्दंड और नियमों को ना मानने वाला मुसोलिनी जब गांव के स्कूल में काबू में नहीं आया तो उसे पढ़ने बाहर भेज दिया गया। घर से दूर रहकर भी उसकी शरारतें नहीं रुकी। अपने साथियों को मारने पीटने, कई बार तो चाकू से हमला करने के आरोप में वो स्कूलों से निकाला जाता रहा, और यही सिलसिला नौकरियों में भी जारी रहा। स्कूल मास्टर से लेकर उसने जाने कौन कौन सी नौकरियां की, लेकिन मन कहीं नहीं रमा। ये वो दौर था जब पहले विश्व युद्ध के शुरू होने की पटकथा लिखी जा रही थी। देश विदेश भटकते मुसोलिनी ने उस दौरान पाया कि उसकी रुचि फिलॉसफी और पॉलिटिकल साइंस में है। स्विट्जरलैंड में मजदूरों के लिए काम करते हुए उसे जेल तक हुई। इसके बाद वो घर लौट आया। लौटने के बाद शादी की, घर बसाया, लेकिन राजनीतिक गतिविधियां और तेज कर दी। वो खुद को सोशलिस्ट कहता था और वर्ग संघर्ष के नाम से अखबार निकालने लगा। अखबार इतना सफल हुआ कि उसे समाजवादियों ने अपने आधिकारिक अखबार का संपादक बना दिया। एक मिलिट्री विरोधी, राष्ट्रवादी विरोधी और साम्राज्यवाद विरोधी संपादक के रूप में उसने कहा कि इटली को प्रथम विश्व युद्ध में कूदना चाहिए। इतिहासकार रोहन ने मुसोलिनी के जीवन पर विस्तृत पढ़ाई की है। मुसोलिनी के इस शुरुआती सफर के बारे में वो बताते हैं। बेनेटो की जो शुरुआती दौर में जो ट्रेनिंग हुई, उसमें उन्हें एक टीचर बनना था, और वो टीचर बने भी। टीचर बनने के बाद बेनेटो मुसोलिनी शिक्षा की तरफ अग्रसर होते हैं, लेकिन उनका पूरा जो रुझान है, जो वो पूरा सोशलिस्ट मूवमेंट उस वक्त चल रहा है, वो धीरे धीरे वो वहां से खींचे चले जाते हैं, और उनके जीवन में गुस्तावा लेबॉन की एक किताब साइकोलॉजी ऑफ क्राउड का बड़ा असर पड़ता है। और बेनिटो मुसोलिनी, ये उस जमाने की बात हो रही है जिस वक्त बहुत सारी लड़ाइयां चल रही हैं। बॉल्कन्स वॉर चल रहा है, ऑस्ट्रिया हंगरी से इटली लड़ रहा है। तो बेनिटो मुसोलिनी अपने यूथफुल डेज में
मिलिट्री ज्वाइन करता है और मिलिट्री ज्वाइन करने के बाद टीचर की नौकरी छोड़कर, क्योंकि उसका करियर बहुत स्ट्रांग नहीं था, ही वाज नेवर गिवन इंपॉर्टेंस जब वो पढ़ाता था, उसको ये बात बड़ी बुरी लगती थी। वो स्विट्जरलैंड भी गया, वहां से भी उसको देश निकाला दिया गया, फिर वहां से वो मिलिट्री ज्वाइन करता है और मिलिट्री ज्वाइन करने के बाद उसको ये रियलाइज होता है कि अगर उसको कुछ करना है तो उसको आगे बढ़कर लोगों के लिए और अपने इटली के लिए काम करना पड़ेगा, क्योंकि उसके मन में रोम को दोबारा जिंदा करने की चाहत बन जाती है। वो दोबारा से इटली को वैसा ही रोम बनते दिखना चाहता है जैसा वो कभी रोमन साम्राज्य के दौरान था। यहीं से मुसोलिनी के रुझान में बड़े परिवर्तन आए और घायल मुसोलिनी युद्ध के बाद लौटा तो समाजवादी मुसोलिनी अब एक तानाशाही शासन की वकालत करने लगा था। एक ऐसा तानाशाह जो इटली के इकोनॉमिक और पॉलिटिकल संकट को दूर कर सके। चंद महीनों बाद वो मंचों से बोलता पाया गया कि वो खुद ऐसा तानाशाह हो सकता है। इसी ख्याल को पूरा करने के लिए उसने राजनीतिक दल बना लिया और अपने हम ख्याल लोगों की भर्ती शुरू कर दी। उसके दल में हारे थके सैनिक, असंतुष्ट समाजवादी, अराजक लोग सब शामिल थे। ये काली कमीज पहनते थे और इनसे घिरा हुआ मुसोलिनी जब बोलता था तो लोगों में आक्रोश पैदा करता था। उसके बोलने की कला कमाल की थी। वो मंच पर अभिनय करता था, तरह तरह की मुख मुद्राएं बनाता था और सुनने वाले उसके मुरीद हो जाते थे। दूसरी तरफ इटली में फाशिस्टों का आतंक बढ़ने लगा था। अपने प्रतिद्वंद्वी पार्टी के लोगों को मारना पीटना और उनके दफ्तरों को जला देना उनके लिए आम हो चुका था। 1921 आते आते मुसोलिनी के फाशिस्टों ने देश का बड़ा क्षेत्र कब्जा लिया था। अराजकता की ऐसी स्थिति के सामने तत्कालीन सरकार बेबस हो चुकी थी। फाशिस्ट आंदोलन की बढ़ती लोकप्रियता ने मुसोलिनी को भरोसा दिया कि अब वो केंद्र पर कब्जा जमा सकता है। 1922 की गर्मियों में ट्रेड यूनियन ने एक हड़ताल बुलाई जिसका विरोध फाशिस्टों ने किया और नेपल्स शहर में इस हड़ताल के विरोध में 40,000 फाशिस्ट जुटे, जिन्होंने ऐलान किया कि या तो सत्ता हमारे हवाले कर दो वरना हम रोम की तरफ कूच करेंगे। 24 अक्टूबर को मार्च ऑन रोम शुरू हुआ। 3 दिन के भीतर काली कमीजें पहने हुए हजारों की संख्या में फाशिस्टों का समूह रोम में था। इस ऐतिहासिक मार्च के बारे में रोहन बता। 1920 में बेनेटो मुसोलिनी इटालियन सोशलिस्ट पार्टी का गठन करता है और इटली के अलग अलग इलाकों में स्ट्राइक्स करवाता है। और स्ट्राइक्स करवाने के बाद जो भी इस फासिस्ट मूवमेंट के साथ जुड़ते हैं उनको ये एक नाम देता है, ब्लैक शर्ट्स। और इन ब्लैक शर्ट्स का काम था कि वो अलग अलग जगहों पे जाकर जो अपने आप को वामपंथ बुलाते हैं, जो ऑर्थोडॉक्स कंजर्वेटिव वामपंथ थे, जो कार्ल मार्क्स के वामपंथी विचारधारा को आगे लेकर बढ़ रहे थे, उनके साथ टकरार करता है। और टकरार करने के बाद 1921 में पहली बार इलेक्शन में फासिस्ट सोशलिस्ट पार्टी जो है, इटालियन सोशलिस्ट पार्टी, वो इलेक्शन लड़ती है। इस इलेक्शन में उन्हें 35 सीट मिलते हैं। इन 35 सीट मिलने के बाद ये एक बहुत बड़ी बात इसलिए थी क्योंकि ये एक बड़ी पार्टी थी जिसको इतना ज्यादा सीट एक साथ मिला। 1922 में मुसोलिनी और उसके चाहने वाले ब्लैक शर्ट्स एक अनाउंसमेंट करते हैं कि या तो उन्हें सत्ता दे दी जाए, वो रोम पर कब्जा कर लेंगे। और इसी को 1922 में मार्च ऑन रोम के नाम से भी जाना जाता है। और मार्च ऑन रोम में की शुरुआत होने के बाद, 1922 में ऐसा होने के बाद, वहां के राजा ने इसके खिलाफ किसी तरह का कोई एक्शन लेने की नहीं सोची। उल्टा विक्टर इमैनुअल द्वितीय जो वहां के उस वक्त राजा थे, उन्होंने फासिस्ट को न केवल गिरफ्तार करने से मना कर दिया बल्कि मुसोलिनी को बुलाकर उन्होंने एक कोलिशन गवर्नमेंट, एक मिलीजुली सरकार बनाने की उनको आमंत्रण भी दे देते हैं वो। और इसी तरह से 1925 में मुसोलिनी डिक्टेटर बनकर उभरता है। सत्ता पाने के बाद मुसोलिनी ने बमुश्किल 4 साल लोकतंत्र को चलने दिया होगा और उसके बाद इटली ने मुसोलिनी के मरने तक लोकतंत्र को देखा ही नहीं, प्रैक्टिस में नहीं ही देखा। चरणबद्ध तरीके से मुसोलिनी ने अपने विरोधियों को मिटाया और प्रेस पर पूरी तरह अंकुश लगाया। उसके इन्हीं कारनामों का नतीजा था कि 1926 के आखिर तक उदार इटली की मृत्यु हो चुकी थी, या कहें कि हत्या हो चुकी थी। मुसोलिनी ने अपनी ताकत और बढ़ा ली थी और ऐसे कानूनी उपाय भी कर लिए थे जिनसे उसकी तानाशाही जारी रह सके।
विपक्ष दंतविहीन बना दिया गया था और संसद शक्तिहीन। साल 1927 आते आते हालत ये थी कि इटली में चारों तरफ सेंसरशिप लग चुकी थी। सार्वजनिक जीवन तो दूर, निजी चिट्ठियों में भी सरकार की आलोचना खतरे से खाली नहीं थी। लोकतंत्र को पूरी तरह खत्म करने के बाद भी ये सच था कि मुसोलिनी से इटली की पूरी जनता अब तक नाराज नहीं थी। इसका कारण था मुसोलिनी के कई ऐसे काम जो वहां के लोगों को सीधे फायदा दे रहे थे, चाहे नौकरियों का बढ़ना हो या लोगों की आर्थिक स्थिति बेहतर होना। मुसोलिनी के कार्यकाल की उपलब्धि थी जिसने उसे डिक्टेटर के अलावा तात्कालिक सफल नेता भी बनाया। रोहन मानते हैं कि इसके पीछे मुसोलिनी का योजनाबद्ध दिमाग था। उस जमाने में इटली में जो किताबें छपती थी, खास करके जो स्कूल में जो किताबें लगाई जाती थी, उसमें एक बड़ा पॉपुलर स्लोगन था। उसमें यह था कि जब भी आप उठें, जब भी आप देखें, तो अपने झंडे की तरफ ऐसे देखें जैसे रोम अपने राज्य की तरफ देखता है। आप जब भी उस झंडे को देखें तो आप हमेशा इटली को याद करें, और जब भी इटली को याद करें तो याद रखिए कि वो इटली मुसोलिनी ने बनाया है। तो इसी के लिए इसका एक बहुत इंटरेस्टिंग फ्रेज है, उसको कहते हैं लेट अस सल्यूट द फ्लैग ऑफ द इन द रोमन फैशन एंड हेल इटली एंड हेल मुसोलिनी। तो इस तरह की प्रोपेगेंडा की शुरुआत वहां आपको देखने को मिलती है। रोम को दोबारा से ग्लोरीफाई करने की कोशिश की जाती है, उस तरह के टेक्स्ट को दोबारा पढ़ाया जाता है। औरतों को कहा जाता है कि आप अपने मर्दों के लिए, अपने पुरुष भाइयों के लिए, यहाँ तक कि अपने पतियों के लिए कपड़े बनाएं, और उनका एकमात्र दायित्व ये है कि वो ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें ताकि इटली का जो मिलिट्री है वो स्ट्रांग हो सके। तो इस तरह के चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। स्ट्राइक करने से वर्कर्स को मना कर दिया गया, यहाँ तक कि फिजिकल फिटनेस पे ध्यान दिया गया, सिलेबस कम कर दिया गया और बच्चों को ज्यादा स्पोर्ट्स और उस तरह की चीजें प्रमोट करनी शुरू की गई। तो इस तरह की चीजें मुसोलिनी करना शुरू करता है। खुद को वो ड्यूच बुलाता है, ड्यूच का मतलब लीडर होता है। मुसोलिनी का प्रोपेगेंडा इतना मजबूत था कि दुनिया की नजरों में इटली एक ताकतवर देश के तौर पर दिख रहा था। दुनिया के और भी तानाशाह उसे प्रेरणा स्रोत के तौर पर देखने लगे थे। इसी वक्त मन में रोमन साम्राज्य की पुनर्स्थापना का सपना सजोए मुसोलिनी ने इथियोपिया पर हमला बोल दिया। जीत की जिद ऐसी थी कि इथियोपिया जैसे छोटे और गरीब देश में भी मुसोलिनी ने क्रूरता की हदें कर दी। यूरोप और लीग ऑफ नेशंस चुप रहे क्योंकि उनकी जरूरतें इटली के एक्सपोर्ट से पूरी होती थीं। हिटलर ने मुसोलिनी से दोस्ती कर ली। नतीजा ये हुआ कि 1938 में मुसोलिनी की सरकार ने भी यहूदी विरोधी कानून बना दिए। इसके चलते इटली के करीब 20% यहूदियों ने अपने अंतिम दिन जर्मनी के डेथ कैंप्स में बिताए। हिटलर को भरोसा था कि जो जंग वो आने वाले दिनों में छेड़ेगा, मुसोलिनी उसमें उसका साथ देगा। और मुसोलिनी ने भी हिटलर को जब लगातार जीतते देखा तो न चाहते हुए भी उसका साथ दिया। 1940 में फ्रांस की हार के बाद मुसोलिनी पूरी तरह दूसरे विश्व युद्ध में उतर आया। इस जीत ने हिटलर का हौसला इतना बढ़ा दिया था कि वो मुसोलिनी को जूनियर पार्टनर समझने लगा। हिटलर के हौसले इतने बुलंद हुए कि उसने मुसोलिनी को रोमानिया और सोवियत यूनियन पर हमले की खबर तक देना उचित नहीं समझा। आहत हुए मुसोलिनी ने तय किया कि वो भी अल्बानिया के जरिए ग्रीस पर हमले की खबर हिटलर को नहीं देगा, और यही चूक हो गई। मुसोलिनी इस जंग में फंस गया और अनिच्छुक हिटलर को उसकी मदद करनी पड़ी। उधर सोवियत यूनियन में यही सब हिटलर के साथ भी हुआ। स्टालिन ने हिटलर को ऐसी टक्कर दी जैसी उसने सोची भी न थी। फिर साल 1943 भी आया जब इटली को उत्तरी अफ्रीका में समर्पण करना पड़ गया। इसी साल मित्र देशों ने इटली का द्वीप सिसिली भी जीत लिया। लग रहा था कि मुसोलिनी का पतन अब तय है। तुरंत फाशिस्ट ग्रैंड काउंसिल की बैठक बुलाई गई। बहुमत से तय हुआ कि मुसोलिनी को बर्खास्त किया जाए। इन बातों से बेपरवाह मुसोलिनी अगली सुबह फिर दफ्तर पहुंचा जैसे कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन दोपहर तक उसे गिरफ्तार कर लिया गया। मुसोलिनी को उसी राजा के सामने पेश किया गया जिसने उसे 2 दशक पहले देश की कमान सौंपी थी। आदेश हुआ कि मुसोलिनी को राजधानी से इतना दूर भेजा जाए कि जर्मन भी उसे बचा न सके। नया प्रधानमंत्री बनाया जा चुका था जो मित्र देशों से समझौते की बात करने लगा था। 2 दिनों के अंदर उसने फाशिस्ट पार्टी भी खत्म कर दी। महीने भर में हिटलर की सेना रोम आ धमकी। राजा और प्रधानमंत्री दोनों को भागना पड़ा। दोनों को उन मित्र देशों की शरण लेनी पड़ी जिनसे वो अब तक लड़ रहे थे, और जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा करनी पड़ी।
इस बीच एक विशेष जर्मन दल ने होटल में कैद मुसोलिनी को सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर लिया। मुसोलिनी को हिटलर से मिलने जर्मनी लाया गया, लेकिन हिटलर ने मुसोलिनी में वो पुरानी बात नहीं पाई। मुसोलिनी अब थका हुआ, चिढ़ा हुआ, निराश व्यक्ति था। बावजूद इसके उसने हिटलर के कहने पर एक कठपुतली सरकार की घोषणा कर दी। 1.5 साल तक मुसोलिनी छिपकर गतिविधियां करता रहा। वो हिटलर के खास लोगों की नजरबंदी में रहने को मजबूर था। मुसोलिनी ने अब अपनी जिंदगी की आखिरी जंग लड़ने की ठानी। उसने उन नेताओं की हत्या करानी शुरू कर दी जिन्होंने उसका फाशिस्ट ग्रैंड काउंसिल की बैठक में बहिष्कार किया था। इनमें से एक उसका दामाद भी था। अप्रैल 1945 में मित्र देशों की सेना उत्तरी इटली में घुस आई। मुसोलिनी ने तय किया कि यहां से वो अपने दलबल के साथ स्विट्जरलैंड भाग जाएगा, जहां से उसकी योजना स्पेन निकलने की थी। पर यह योजना किसी काम नहीं आई। 2 दिन बाद एक गांव में कुछ कम्युनिस्टों ने उसे पहचान लिया और पकड़ लिया। अगले दिन मुसोलिनी को उसकी प्रेमिका और सहयोगियों समेत गोली मार दी गई। इसके 2 दिन बाद जर्मनी में हिटलर ने अपनी पत्नी समेत खुदकुशी कर ली। 29 अप्रैल को एक ट्रक से मुसोलिनी और उसकी प्रेमिका के शव को उसी चौराहे पर लाकर फेंक दिया गया जिस चौराहे ने अनगिनत बार मुसोलिनी की क्रूरता को देखा था। लोगों ने उसकी लाश पर थूका, उस पर लातें मारी और न जाने क्या क्या किया, और आखिर में उसे एक अनजान गुमनाम कब्र में दफना दिया गया। ये था हमारा आज का नामी गिरामी। इटली के तानाशाह मुसोलिनी की कहानी पेश करने की हमारी ये कोशिश आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। radio@aajtak.com पर ईमेल करके। इस एपिसोड के लिए रिसर्च, स्क्रिप्टिंग और प्रोडक्शन किया है हमारे साथी रोहित अनिल त्रिपाठी ने। साउंड मिक्सिंग है अमृत रेजी की। मेरा नाम है कुलदीप मिश्र। इजाजत दीजिए, नमस्कार।